Now we will discuss about trade receivables and trade payables। हमने अकाउंटिंग टर्म्स करी थी। आज हम देखेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स का क्या मीनिंग है और इन्हें डिटेल में समझेंगे। देखिए, ट्रेड पेबल्स की अगर मैं बात करूं, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है वो चीज जो फ्यूचर में मिलेगी, और रिसीव्ड का मतलब होता है वो चीज जो इमीडिएटली आपको मिल गई। मैंने किसी को सामान बेचा और उसने मुझे अमाउंट दे दिया, आई से कि मुझे अमाउंट इमीडिएटली रिसीव हो गया। अब यहाँ पर रिसीवेबल आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये चीज आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखें, ट्रेड रिसीवेबल का मीनिंग क्या है? अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, वो अमाउंट जो दूसरों से मिलना है। अभी मिला नहीं, फ्यूचर में मिलेगा। कब मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। बिजनेस में जो अमाउंट मिलना होता है वो दो जगह से मिलना होता है। एक तो वो लोग जो हमारे देनदार होते हैं, और एक क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है। अब डेटर्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम किसी को उधार में सामान बेचते हैं तो जिस इंसान को हमने उधार में सामान बेचा है वो हमारा देनदार है। कौन है वो? हमारा देनदार है। तो देखिए, जब हम उधार में क्रेडिट सेल्स करने पर क्या बनते हैं? डेटर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? क्रेडिट सेल्स करने पर डेटर्स बनते हैं। मैंने किसी को उधार में सामान बेचा, जितने लोगों को भी बेचा, एक इंसान को, दो को, तीन को, पांच को या 10 को, जितने लोगों को मैं उधार में सामान बेचूंगा वो मेरे क्या कहलाएंगे? देनदार कहलाएंगे। अगर मैं कैश में बेचता हूं तो वो मेरे कस्टमर कहलाएंगे, और उधार में बेचता हूं तो वो मेरे क्या कहलाएंगे? डेटर्स कहलाएंगे, देनदार कहलाएंगे। अब ये जो मेरे देनदार होते हैं, इनसे हमें पैसा लेना होता है। यूजुअली ये होता है कि हमारे देनदार हमें 1 साल के अंदर कैश दे देते हैं, और हर वो चीज जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए वो हमारी करंट असेट्स होती है। इसलिए जो डेटर्स होते हैं वो हमारी क्या होते हैं? करंट असेट्स होते हैं। तो डेटर्स क्या है? करंट असेट्स का एग्जाम्पल है। ट्रेड रिसीवेबल्स जो बनता है वो डेटर्स प्लस बीआर दोनों को मिलाकर बनता है। डेटर्स प्लस बीआर अगर मैं कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? ये आपका ट्रेड रिसीवेबल्स बन जाएगा। तो डेटर्स कौन होते हैं? जिन लोगों को हमने उधार में सामान बेचा, तो पता चला उधार बेचने पर डेटर्स बनते हैं। अब मैं बात करता हूँ ये बिल्स रिसीवेबल क्या है। ये हमारे सामने पहली बार आया है, तो ये बिल्स रिसीवेबल क्या है इसे हम देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल की शॉर्ट फॉर्म होती है बीआर। बिल्स रिसीवेबल की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? बीआर होती है। अब देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। एक पर्सन है सेलर मोहन। मोहन कौन है? सेलर है। और सलमान कौन है? परचेजर है। ठीक है। सलमान जो है मोहन के पास गया। मोहन की दुकान करोल बाग में है, और मोहन की शॉप जो है वो शूज की शॉप है। ठीक है। सलमान ने मोहन से कहा, यानी कि परचेजर ने सेलर से कहा कि सेलर मोहन, आप मुझे शूज दिखाओ, लेदर शूज, और जो बहुत फाइन क्वालिटी के हैं, इंपोर्टेड शूज। मनी डजंट मैटर, अमाउंट की चिंता नहीं करना। अब और सलमान ने ये कहा कि मुझे 10 शूज चाहिए, यानी कि 10 पेयर्स ऑफ शूज चाहिए। मुझे अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करने हैं, मुझे 10 पेयर दे दो शूज के। सेलर ने कहा, मोहन ने अपने जो दुकान पे काम करने वाले लोग हैं, शूज लेकर आओ, इंपोर्टेड शूज जितना आए हुए हैं लेदर के। सलमान ने शूज देखे, उनकी क्वालिटी चेक करी, साइज चेक करा। सलमान ने 10 शूज सेलेक्ट कर लिए।
अब वो 10 शूज का जो अमाउंट बना वो बना 1,50,000, 1,50,000 रुपए उन शूज का अमाउंट बना है। मोहन इज अ सेलर एंड ही इज वेरी एक्साइटेड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ कस्टमर केम एंड ही इज आस्किंग फॉर 10 पेयर्स ऑफ शूज। सलमान को 1.5 लाख रुपए देने हैं और बदले में कितने पेयर्स लेने हैं शूज के? 10 शूज पेयर्स लेने हैं, यानी कि 10 जोड़ी शूज लेने हैं। अब पता चला उस वक्त सलमान के पास उतना अमाउंट नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। वो करोल बाग किसी तरीके से आ गया, लेकिन उसके पास कैश नहीं है। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, कैन मोहन सेल शूज टू सलमान? आंसर इज नो। मोहन सलमान को इस तरीके से शूज नहीं दे सकता, वो सलमान को जानता नहीं है, इसलिए उधार नहीं दे सकता। ये बताइए उधार भी किसे दिया जाता है? जिसे हम जानते हैं। तो सलमान के पास पैसा नहीं है, तो इस वजह से अब क्या हो? देखिए, यहाँ पर मोहन के सामने 2 परेशानियां आएंगी। क्या परेशानियां आएंगी वो मैं बताता हूँ। जो हमारा सेलर है मोहन, पहली परेशानी यह आएगी कि अगर 1,50,000 रुपए के शूज सलमान को दे दिए जाएं, तो इस बात की क्या गारंटी के पैसा मिलेगा? बिकॉज मोहन डज नॉट नो सलमान, मोहन सलमान को नहीं जानता। अगर दे दिया तो इस बात की क्या गारंटी के पैसा मिलेगा? पहली परेशानी ये है। और दूसरी परेशानी ये है कि अगर मोहन ने सलमान को ये शूज नहीं दिए तो सलमान मेरी गुडविल खराब करेगा। गुडविल यानी कि इमेज, रेपुटेशन। सलमान क्या करेगा? और दूसरे अपने फ्रेंड से कहेगा, अपने रिश्तेदारों से कहेगा कि करोल बाग जाओ शूज लेने, तो मोहन की दुकान से शूज मत खरीदना, वो अच्छे शूज नहीं बेचता, पुराना स्टॉक देता है। और वो कहते हैं ना, टू मेक द माउंटेन ऑफ द मोल हिल्स, बातों का बतंगड़ बनाना और मिर्च मसाला लगाकर बताएगा। इससे क्या होगा? मोहन की इमेज जो है वो खराब होगी। अब मोहन शूज भी देना चाहता है और बदले में कैश भी लेना चाहता है, लेकिन सलमान के पास उस वक्त कैश नहीं है। क्या किया जाए? तो इस परेशानी का एक सॉल्यूशन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है पेपर, लीगल पेपर। मोहन क्या करेगा? वो लीगल पेपर लिखेगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लीगल पेपर है और इस लीगल पेपर पे मोहन लिखेगा सलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आई सलमान परचेज्ड 10 पेयर्स ऑफ शूज of rupees 1,50,000 from मोहन on this date, कि मैं सलमान, मैंने 1,50,000 के शूज खरीदे मोहन से, लेदर के शूज, इस डेट में। I'll make the payment after 3 months, मैं 3 महीने के बाद ये पेमेंट कर दूंगा। देखिए लिख कौन रहा है? मोहन लिख रहा है। ये बिल कौन लिख रहा है? मोहन लिख रहा है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मली ये जो बिल लिखा जाता है ये 3 महीने का लिखा जाता है, 2 महीने का भी लिखा जा सकता है, 1 महीने का भी लिखा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन सेलर एंड परचेजर। तो सलमान ने ये बिल लिखा, बिल लिखकर सलमान ने क्या करा? ये सेलर ने ये बिल लिखकर किसे दिया? मोहन को दिया। देखिए, सेलर ने ये बिल लिखकर किसे दिया? सलमान को दिया, मोहन ने। और सलमान से कहा इस बिल को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने का मतलब सलमान उस बिल पर साइन कर देगा। जैसे ही साइन करेगा वो बिल किसके पास आ जाएगा? मोहन के पास। मोहन उस बिल की ओरिजिनल कॉपी अपने पास रख लेगा और उसकी डुप्लीकेट कॉपी एक सलमान को दे देगा और 1.5 लाख के शूज किसे दे देगा? सलमान को। अब मोहन को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मोहन के पास लीगल डॉक्यूमेंट आ गया है। अब मोहन 3 महीने के बाद बिल दिखाकर सलमान से पेमेंट ले लेगा। क्लियर हुई बात ये? अब जरा मुझे ये बताइए, ये बिल किसने लिखा? मैंने बताया था जो सामान बेचता है वो ये बिल लिखता है,
जो पर्सन बिल लिखता है उसे हम बोलते हैं ड्रॉयर। क्या बोलते हैं हम उसे? ड्रॉयर। और जिस पर बिल लिखा जाता है वो कौन कहलाता है? ड्रॉई। कौन कहलाता है वो? ड्रॉई। जो बिल लिखता है वो ड्रॉयर, जिस पर बिल लिखा जाता है वो ड्रॉई। तो पता चला सेलर ही कौन होता है? ड्रॉयर। और परचेजर कौन होता है? ड्रॉई। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये जो बिल लिखा गया है, जो सेलर ने लिखा है किस पर? सलमान पर, सलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बिल का पैसा किसे लेना है? पता चला जी इस बिल का पैसा किसे लेना है? मोहन को लेना है। इस बिल का पैसा किसे लेना है? मोहन को लेना है। तो मोहन के लिए, सेलर के लिए ये बिल बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब दैट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। कितने टाइम में मिलेगा? 90 डेज, यानी कि 3 महीने में इस बिल का पैसा किसे मिल जाएगा? सेलर को मिल जाएगा। तो ये बिल बनेगा सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल। अब मुझे ये बताइए इस बिल का अमाउंट किसे देना है? इस बिल का अमाउंट देना है सलमान को। तो सलमान के लिए ये बिल बनेगा बिल्स पेबल। पेबल का मतलब होता है दैट विल बी पेड इन फ्यूचर। तो ये बिल सेलर के लिए बना बिल्स रिसीवेबल, सलमान यानी कि परचेजर के लिए बना बिल्स पेबल। सेलर और परचेजर को छोड़कर बाकी सभी के लिए ये बिल बनता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बनता है ये? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है। आपके अकाउंट्स के सिलेबस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक कंप्लीट टॉपिक है। बाकी इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का कॉन्सेप्ट समझाया कि बिल्स रिसीवेबल जो सेलर के लिए बीआर होता है और इसका पैसा सेलर फ्यूचर में रिसीव करता है, और परचेजर के लिए ये बिल बिल्स पेबल होता है जो ये फ्यूचर में पे करता है। क्लियर हो गई बात ये? और बाकी सबके लिए ये क्या बनता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है। तो अब आप देखिए जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं इसका मीनिंग क्या होता है? वो पैसा जो दूसरों से लेना है। हमें देनदारों से भी पैसा लेना होता है और जिन पर हमने बिल लिखा है हमें इनसे भी पैसा लेना होता है। लेकिन ये दोनों ही, चाहे डेटर्स हों चाहे बीआर हों, इन दोनों से हमें जो कैश होता है, जो अमाउंट होता है, वो 1 साल के अंदर मिल जाता है। यानी कि हमारे डेटर्स और हमारे बीआर 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हर वो चीज जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए वो हमारी क्या है? करंट असेट्स। तो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो हमारी क्या है? करंट असेट्स है। इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स अगर करंट असेट्स है तो डेटर्स और बीआर ये दोनों क्या है? हमारी करंट असेट्स है। तो आई थिंक अब आपके ट्रेड रिसीवेबल का मीनिंग क्लियर हुआ। इफ यू हैव गुड कमांड ओवर द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, you can easily understand trade payables। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, दूसरों से पैसा मिलना है। ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है अमाउंट ड्यू टू अदर्स, दूसरों को देना बाकी है। पेबल का मतलब होता है वो पैसा, वो कैश जो फ्यूचर में पे किया जाएगा। तो ट्रेड पेबल्स का मतलब अमाउंट ड्यू टू अदर्स, यानी कि वो पैसा जो दूसरों को देना है। तो जो हमें पैसा दूसरों को देना होता है, एक तो वो होते हैं हमारे लेनदार जिन्हें हम सप्लायर भी बोलते हैं। याद रखिएगा क्रेडिटर्स का दूसरा नाम क्या होता है? सप्लायर। ये वर्ड तो आपने सुना होगा अपनी लाइफ में। तो सप्लायर कौन होते हैं? जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं। और हमारे सप्लायर कब बनते हैं लोग, या क्रेडिटर्स कब बनते हैं? जब हम उधार में सामान खरीदते हैं। तो मैं अगर किसी से भी उधार में सामान खरीदूंगा वो पर्सन मेरा लेनदार बन जाएगा और उसे मुझे क्या करना होता है? कैश पे करना होता है जो मैंने उधार में सामान खरीदा है। और यूजुअली बिजनेस में ऐसा होता है जब हम किसी से उधार में सामान खरीदते हैं तो वो उन्हें जो हमें पैसा पे करना होता है, कैश देना होता है, 1 साल के अंदर देना होता है। और हर वो चीज जो हम 1 साल के अंदर कैश में पे कर देंगे वो हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाती है। इस वजह से क्रेडिटर्स कौन होते हैं? हमारी करंट लाइबिलिटी होते हैं। तो ट्रेड पेबल जो बनता है एक क्रेडिटर से और एक बनता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल यानी कि वो बिल जिसकी पेमेंट हमें फ्यूचर में करनी है और कितने दिन में हम कर देंगे? 90 डेज। नॉर्मली जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो 3 महीने के लिए लिखा जाता है, 60 डेज। लेकिन ये है 1 साल के अंदर इस बिल की पेमेंट हो जाती है और हर वो चीज जो आप 1 साल के अंदर पे कर दोगे वो आपकी क्या है? करंट लाइबिलिटी।
तो पता चला ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लाइबिलिटी होती है और ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट असेट्स। तो अगर ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है तो क्रेडिटर्स भी करंट लाइबिलिटी है और बिल्स पेबल भी करंट लाइबिलिटी है। पहले क्रेडिटर्स वर्ड बिल्स पेबल अलग आता था, लेकिन अब इनका एक कंबाइन नाम दिया गया ट्रेड पेबल्स। सो व्हेनेवर you listen to the word trade payables, what comes to your mind? Creditors plus bills payable will lead to trade payables. Is it clear? Similarly, trade receivables का मतलब होता है debtors plus BR। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स।